लगातार हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं न्यूज नेशन का महापोल, जिसमें तमाम न्यूज चैनल्स और अखबारों के एग्जिट पोल 5 राज्यों के संबंधित आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे पास शिव प्रताप यादव जी मौजूद हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ सौरभ भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। अनिता प्रताप जी हमारे साथ बीएसपी से हैं। ओम थांगवी जी वरिष्ठ पत्रकार और अभिलाष खांडेकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले की चर्चा शुरू करें, कुछ आंकड़े रमेश अपने दर्शकों के लिए हम प्रस्तुत कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। अभी तक 3 जगहों से उत्तराखंड के, लगता है उत्तराखंड से पहले अगर पंजाब बिल्कुल, आइए तो सबसे पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब के लिए आज तक का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें आम आदमी पार्टी के खाते में 42 से 51 सीटें, कांग्रेस के खाते में 62 से 71 सीटें, अकाली दल और बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 से 7 सीटें और अन्य के खाते में 2 सीट। अगर ये तस्वीर उभर कर आ रही है तो ऐसा लगता है कि अगर आज तक के इस एग्जिट पोल को सही माने तो कांग्रेस की सरकार बन सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अपने आप में काबिले तारीफ हो सकता है, और जो पार्टी वहां पर आज 5 साल पहले उसका अस्तित्व नहीं था, अगर वो 42 से 51 सीटें हासिल कर सकती है तो काफी दम है इस पार्टी में। सौरभ भारद्वाज जी, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अगर इस एग्जिट पोल के हिसाब से देखें तो नंबर 2 आता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप आश्वस्त हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार आप पंजाब में बना लेंगे? मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाली है। जिस तरीके की विक्ट्री आपने दिल्ली के अंदर देखी, ठीक उसी तरीके की जीत आप 11 तारीख को आम आदमी पार्टी की देखेंगे। हमारे वोटर का कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा है कि कभी भी आज तक हमने 3 चुनाव लड़े हैं, 2 चुनाव दिल्ली के विधानसभा के अंदर लड़े हमने जी। दोनों ही एग्जिट पोल्स के अंदर और ओपिनियन पोल्स के अंदर बहुत कंट्रास्टिंग रिजल्ट्स आए हैं जी। क्योंकि हमारा जो वोटर है वो बीजेपी के वोटर की तरह बहुत एग्रेसिव और बहुत बोलने वाला वोटर नहीं है। दबा हुआ कतार में आखिरी में जो लगा हुआ आम आदमी सौरभ जी, जो बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूं। 2 बार जो दिल्ली के चुनाव हुए उसमें एग्जिट पोल ओपिनियन पोल को आपने धता बताया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपके इस आत्मविश्वास की एक बड़ी वजह हम जानना चाहते हैं, खास करके पंजाब को लेकर। देखिए, मैं आपको इसकी एक बड़ी वजह अपने विश्वास की बताता हूं कि मैं खुद पंजाब में 1 महीना था जी। मैंने पंजाब के में जलंधर में, लुधियाना में, मोगा में, बागापुराना में, इन कम से कम मैं 12-14 असेंबलीज के अंदर जो अलग अलग जगहों की थी, मालवा की, द्वाबा की, मांझा की, वहाँ पे मैं खुद रहा हूँ। मैंने वहाँ कैंपेन देखा है, कैंपेन किया है, मीटिंग्स में गया हूँ, लोगों की बात की है, और मुझे कोई जानता नहीं है वहाँ। लेकिन आपके विश्वास का कोई आधार तो होना चाहिए ना। आपने कभी वहाँ के लोगों को आवाज भी नहीं दी, विपक्ष, क्योंकि आप वहाँ थे नहीं। तो ऐसा क्या आप पे भरोसा जग गया कि आपको लग रहा है कि आपकी लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाली है? क्योंकि दिल्ली मैं आपको बताऊं, पूरा का पूरा एजेंडा पूरा का पूरा जो आप एजेंडा देखेंगे, अगर पंजाब इलेक्शन का पूरा एजेंडा आम आदमी पार्टी ने सेट किया था। पंजाब का एजेंडा जो हम लोगों ने सेट किया था वो था कि ये जो नशा है, इस नशे से मुक्त कराएंगे। क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी कि पंजाब का बहुत बड़ा युवा का तबका, यूथ नशे की चपेट में आ चुका है, घर बर्बाद हो चुके हैं बिल्कुल। बेरोजगारी, बहुत बड़े लेवल पे बेरोजगारी फैली हुई है, और वहाँ का जो भी बिजनेस है, चाहे वो केबल टीवी नेटवर्क का है, माइनिंग का है, जो भी बिजनेस हैं बड़े बड़े, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का है, सब पे बादलों का माफिया राज है। वहां पे हर चीज के अंदर माफिया है। आपने जो बातें रखी, मैं क्षमा चाहता हूं सौरभ जी, हम लोग बार बार आपको बीच में रोक रहे हैं, लेकिन आज जरा वक्त की कमी है इसलिए आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। ओम थांगवी जी, मैं चाहूंगा कि आप छोटा सा विश्लेषण पंजाब का कर दें। अगर आम आदमी पार्टी वाकई में जो आज तक का एग्जिट पोल है उसके आधार पर देखें, अगर ये प्रदर्शन भी है तो मैं मानता हूं बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है। आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी एग्जिट पोल को मैं बहुत प्रामाणिक नहीं मानता हूं, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि अलग अलग जो कंपनियां हैं और अलग अलग चैनलों के साथ मिलके उन्होंने एग्जिट पोल किए हैं, और उनकी अलग अलग नतीजे उनके निकल के आ रहे हैं जी। लेकिन फिर भी एक बात तो बहुत साफ है कि अकाली दल और भाजपा को 10 से नीचे सीटें सब लोग बता रहे हैं, यानी बिल्कुल उनका सुपड़ा साफ है। ये फिक्र की बात है कि आप 10 के ऊपर भी इतना मतलब 117 में 10 पर सिमट जाएं, इससे ज्यादा बुरी स्थिति और क्या उससे नीचे चले जाएं जी। अब कांग्रेस और आप 2 की बात
बात रहती है जी। मोटे तौर पे माना ये जा रहा है था कि आप जो है उसका हाथ ऊपर है, आप के जीत के आसार हैं और अच्छे आसार हैं। अब ये एग्जिट पोल बताता है कि कांग्रेस आपसे आगे है। सच्चाई क्या है ये तो परसों मालूम चलेगा, लेकिन ये तो पक्की बात है कि अकाली दल और भाजपा को सिरे से जैसे कि उम्मीद आपने थी कहा कि इसमें नुकसान जो है अकाली भाजपा का हो रहा। रीता बहुगुणा जोशी भाजपा की नेता और खुद उन्होंने लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ा है। रीता जी, मुझे लगता है आपका भी एग्जिट पोल अच्छा निकला। आपने समय लेते भांप लिया कि कांग्रेस में रह के कोई फायदा नहीं होने वाला, बीजेपी का दामन पकड़ लो। एग्जिट पोल भी इसी ओर इशारा कर रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है। नहीं, मैं सोचती हूँ आपका ये आकलन गलत है, क्योंकि मैंने अगर कांग्रेस छोड़ के भाजपा का साथ किया तो इसलिए क्या, क्योंकि सपा और बसपा को हटाना था यूपी से। इन लोगों ने भ्रष्टाचार और कुशासन की इंतहा कर दी थी, और ये काम सिर्फ बीजेपी कर सकती है, क्योंकि बीजेपी में लोगों का विश्वास था, मोदी जी में यकीन था, और कांग्रेस का नेतृत्व कहीं ना कहीं इस ओर काम कर ही नहीं पा रहा था कि वो जो उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का एक माध्यम बन सके। तो मेरा तो सिर्फ यूपी को बचाने के लिए, और मोदी जी का जो उस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस पर जो रुख हुआ कांग्रेस का, मुझे नाराज तो किया। आपको लगता है कि जो अभी एग्जिट पोल के रुझान सामने आ रहे हैं और जो चर्चा का विषय बने रहेंगे, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की न सिर्फ बढ़त बल्कि पूर्ण बहुमत की सरकार, ये वास्तविकता है? निश्चित रूप से यूपी में बहुत अच्छा वोट शेयर कांग्रेस के नाम, कांग्रेस से हटकर और सपा से हटकर और बसपा से हटकर बीजेपी में आया है। आप देखिए इस बार एक चीज बड़ी अच्छी हुई, जितना शिक्षित व्यक्ति था उसने जात नहीं देखी, उसने वर्ग नहीं देखा, उसने सिर्फ परिवर्तन के लिए वोट दिया, और परिवर्तन के लिए मोदी जी में उनका यकीन, भाजपा में यकीन और ये उम्मीद। लेकिन रीता जी, मैं इससे पहले रीता जी एक छोटी सी बात, ये आपको लगता है ये कमाल जो है ये कब्रिस्तान और शमशान वाले बयान का देखने को मिल रहा है? नहीं, मैं बार बार ये सवाल पूछती हूँ लोगों से, क्या हमारा लोकतंत्र और हमारी जनता इतनी कमज़ोर है मस्तिष्क में कि वो आकलन नहीं कर सकती? यही जनता है जिसने 2007 में मायावती जी को पूर्ण बहुमत दिया, यही जनता है जिसने 2012 में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया, और अगर आज वो बीजेपी को पूर्ण बहुमत दे रही है तो ये प्रश्न इसमें क्यों आ रहा है? और जो बातें प्रधानमंत्री जी ने कही वो सच्चाई पे तो आधारित थी। हो सकता है कि आप लोगों ने उसका दूसरा मतलब निकाला हो, लेकिन हकीकत ये थी कि सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास होना चाहिए। जी, दूसरा मतलब, और हम आपको कई उदाहरण दे कोई शक नहीं, उस पर हम चर्चा करेंगे, वो मौका भी आएगा 11 तारीख को, उस पर हम विस्तृत चर्चा जरूर करेंगे। एसपी यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। यादव जी, क्षमा चाहते हैं, आपसे इतनी देर से बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जरा ये बताइए कि 2 एग्जिट पोल अभी हमारे सामने हैं। टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल जो ये कहता है कि गठबंधन को 110 से 130 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया न्यूज का एग्जिट पोल है जो कहता है कि गठबंधन को 120 सीटें मिल सकती हैं। दोनों एग्जिट पोल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को दूसरे नंबर की पार्टी बता रही हैं, लेकिन आप लोग भरोसेमंद हैं कि आप सत्ता में आएंगे दोबारा? हम जानना चाहते हैं कि अभी भी वो यकीन बरकरार है या डगमगा रहा है? देखिए, परसों क्लियर हो जाएगा और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। और जो इसके पहले भी 2012 में भी एग्जिट पोल दिखाया गया था, उसमें भी समाजवादी पार्टी को बहुमत नहीं दिया गया था, और उसके पहले जो है 2002 में भी यही हालत थी, 110 सीट दिखाया गया था और मिला था 152 सीट। तो इस तरीके से ये जो एग्जिट पोल दिखाया गया है ये इसके विपरीत आएगा और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन आपकी सरकार बनेगी, लेकिन बहुमत की सरकार जो रविदास मेहरोत्रा साहब आपके सहयोगी कह रहे हैं, जो आपके सहयोगी रविदास मेहरोत्रा है, वो कह रहे हैं साहब कांग्रेस की वजह से नुकसान हुआ, अकेले लड़ते तो ज्यादा फायदा था, कांग्रेस को फायदा होगा, एसपी को नुकसान होगा। आजम खान का बयान भी हमें नहीं भूलना चाहिए। देखिए, ऐसा है, मैंने जो देखा है जी ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि मेरा भी जो क्षेत्र है डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में ग्रामीण एरिया का है, जो हमने वहाँ पर देखा है ग्राउंड लेवल पे बात जो देखा है वो स्पष्ट तौर पे जो गांव की जनता है, किसान है, मजदूर है, जो नौजवान हैं, सारे लोगों ने जम के वोट दिया है समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को।
और दोनों जो गठबंधन है उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। 250 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। परसों आप देख लीजिएगा, परसों फिर चलिए आपका भरोसा आपके पास है। नीता जी, आपने अभी बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कही, इसलिए मैं उसे दोबारा दोहराता हूँ। अभी तक के जो एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश को लेकर आए हैं उसमें बीएसपी तीसरे नंबर की पार्टी, और आपने कहा अगर बहुत हालत खराब भी हुई तो बीजेपी को समर्थन देकर मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या बीजेपी से बात हो रही है आप लोग की? बात क्या, वो तो अब 11 तारीख को होगा। अब जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बहुत गलत फहमी में है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। जनता त्राही त्राही कर रही है और जनता ने जिसको बैलेट बॉक्स में दिया है वो त्राही, लेकिन आपके लिए आशीर्वाद नहीं बन रहा। आशीर्वाद है हमारे लिए। आप देखिएगा 11 तारीख को 2 एग्जिट पर आपको कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि श्री मायावती जी ही सरकार बनाएंगी। इनको किसी तरीके से भी उनको समर्थन देना पड़ेगा। लेकिन आप एक बात देखिए ना, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी तो खुद ही दूसरे नंबर पे, उनका तो मुकाबला है ही नहीं। तो बीजेपी अभी जितने भी एग्जिट पोल हो रहे हैं वो सबसे आगे है। तो आपके पास कोई तो आधार होगा, कोई आपका तर्क होगा कि क्यों ये एग्जिट पोल सारे गलत है, आपकी बात सच है। ये 2014 नहीं है, ये 2017 है। जो जनता ने भोगा है, जो त्राही त्राही मची है, जो हमारी महिलाओं ने, हमारे बच्चों ने जो देखा है, हवा हवाई में नहीं होगा। ये चुनाव हृदय से, हमारी उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो बड़ी भावुक है। वो भावुक हो के ही उन्होंने ऑप्शन जो निकाला है वो आपके सामने 11 तारीख को आ जाएगा। बिल्कुल। खानेकर साहब, मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल और पंजाब संबंधित लेना चाहता हूँ। अभी सौरभ जी का जो आत्मविश्वास झलक रहा है, हमारे पास अभी कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं, इसलिए हम बात नहीं कर पा रहे। रीता जी है, इसलिए हम बीजेपी की बात उनसे भी कर लेंगे। लेकिन पंजाब में क्या आम आदमी पार्टी वाकई में एक ऐसी ताकत बनकर उभर रही है जो कि वहां पर सत्तारूढ़ और विपक्षी पार्टी को धूल चटाकर खुद सत्ता में आ सकती है? अगर ऐसा होगा तो पंजाब के लिए भूचाल से कम नहीं है ये। निश्चित रूप से मैं आपसे बिल्कुल सहमति व्यक्त करता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जन्म कोई बहुत पुराना नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से दिल्ली में जीत दर्ज की और मतलब प्रजातंत्र के हिसाब से एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया कि सिर्फ 3 अपोजिशन के एमएलए चुन के आए, बाकी सारे उन्हीं की पार्टी के आए। और पंजाब में उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 4 उनके एमपीज जीत के आने के बाद में उन्होंने जिस तरीके से काम किया है जी, तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि किस तरीके से उन्होंने संगठन वहाँ खड़ा किया, किस तरीके के कैंडिडेट्स खड़े किए, किस तरीके से वहाँ के मुद्दों को उन्होंने, और जनता, पंजाब की जनता को उन्होंने जिस तरीके से प्रभावित किया। जो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं उसके हिसाब से यदि आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे भी आती है तो उनकी दाद देना बड़ी बात होगी। बाइपोलर कॉन्टेस्ट में आप कांग्रेस से ज्यादा मजबूत दिखाई बिल्कुल। एक और आंकड़े रमेश हम अभी प्रस्तुत करना चाहेंगे। गोवा के आंकड़े आ रहे हैं जो कि इंडिया टीवी सी वोटर के आंकड़े हैं, जो अभी हम कुछ ही देर में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गोवा इंडिया टीवी सी वोटर का यह आंकड़ा है। बीजेपी गठबंधन को 15 से 21 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 12 से 18 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को अधिकतम 4 सीट मिल सकती है, अन्य के खाते में 2 से 8 सीटें जा सकती हैं। गोवा के बारे में ये जो एग्जिट पोल है ये इंडिया टीवी सी वोटर का है। सौरभ जी, मैं प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगा क्योंकि गोवा को लेकर आप लोग बड़े आश्वस्त रहे हैं। जी देखिए, गोवा हमारे लिए नया सीट था। इसके अंदर हमें लोकसभा में करीब 2.5% वोट मिला था जी, और हमारा आकलन ये है कि इस बार गोवा के अंदर हम अच्छा करेंगे। हमने कई सारे स्टेट्स के अंदर अपने आप को तोला था कि हम कहाँ बेहतर कर सकते हैं, और पंजाब के बाद गोवा के अंदर हमें अच्छी उम्मीद मिल रही थी इस चुनाव के दौरान। और उस सब आकलन के बाद गोवा के अंदर हमारी पार्टी ने काम किया है, और हमारा जो इंटरनल आकलन है वहाँ पे हम सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे, ये हमारा आकलन है। मगर गोवा के अंदर एक टिपिकल स्थिति ये है कि वहाँ का ज़्यादातर वोटर बहुत साइलेंट वोटर है। वहाँ पे कोई भी पार्टी, मुझे लगता है, ये नहीं कह सकती कि वोटर कहाँ वोट डाल रहा है। तो पार्टी सिर्फ अपनी मेहनत के ऊपर पूरा मानना पड़ेगा, लेकिन कम से कम बेबाकी से इन्होंने इस बात को माना। सौरभ जी, एक और बात यहाँ पर देखिए, ये जो गोवा का जो आ रहा है, वो जो अन्य 8 हैं वो भी बीजेपी से नाराज जो धड़ा है वो 8 है जो उनसे शिवसेना भी उसके साथ मिलकर गई है। बिल्कुल। खानेकर साहब, यहाँ आपका आकलन भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आम आदमी पार्टी वाकई में अपनी छाप गोवा में नहीं छोड़ पाएगी? क्या रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये गढ़ बचा कर रख पाएंगे? प्रयास तो यही है। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर कैंपेनिंग करी और पिछले लगातार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को अपना लीडर बना के वहाँ भेजा था, और जब वो मुख्यमंत्री थे वहाँ से उनको वापस यहाँ डिफेंस मिनिस्टर करके लाया गया।
तब भी ये बात हुई थी कि गोवा बीजेपी के लिए लीडरलेस हो जाएगा, क्योंकि उनके दूसरे मंत्री भी यहाँ केंद्र में मंत्री हैं, तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने जो काम किया था, तो जिस तरीके से पर्रिकर की इमेज है उसके हिसाब से उन्होंने जो शिवसेना और एक बीजेपी का आरएसएस का एक फैक्शन जो उनसे दूर चले गया था, उनको सबको जो मैनेज किया है, यदि ये एग्जिट पोल दिखाते तो ये इसका श्रेय पर्रिकर को जाना चाहिए। तो उनकी इमेज आप कह रहे हैं थानवी साहब? जी थानवी साहब, हम चाहेंगे कि पंजाब और गोवा दोनों का आकलन आप करें कि क्या आम आदमी पार्टी की परिस्थिति वहां कैसी रहेगी, जो अभी तक जो एग्जिट पोल है उसके आधार पर। अगर गोवा की ये तस्वीर सही माने जो अभी दिखाई गई है, तब तो मुझे लगता है थोड़ी निराशाजनक है, क्योंकि आप पार्टी को उम्मीद बहुत वहाँ पे ज़्यादा थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कोई खुशगवार स्थिति नहीं है। अगर आप देखें तो अगर 18 सीटें कांग्रेस को चली जाती हैं तो उधर उनके पास 15 रहती हैं, तो कांग्रेस सरकार बना लेती है। तो पर कांग्रेस और भाजपा की वहाँ पे टक्कर है और आप इतनी पीछे है कि आपके लिए फिक्रमंद बात है। आप ये अन्य को देखिए ना, ये भी वही धड़ा है जो बीजेपी से नाराज होकर लास्ट टाइम छोड़ के गया था। तो जाहिर है वो कांग्रेस के पक्ष में ना जाकर और बीजेपी मैनेजमेंट में तो माहिर उन्हें अपने पक्ष में ले आए। पर्रिकर को यहाँ लाके इन्होंने भूल की और उसके बाद चुनाव पे वापस आपने वहां भेज दिया। तो अब रक्षा मंत्री को आप मुख्यमंत्री तो वहां बनाएंगे नहीं, तो लोग इसका भरोसा नहीं कर सकते। पर्रिकर साहब तो कहते हैं मेरा दिल गोवा में ही लगता है। बन भी सकते हैं, बना नहीं, पर उम्मीद कम है। और डिफेंस मिनिस्टर थे तो उनको वापस यहाँ से दिल्ली से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनकर बनाया गया था। राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन वो तब संभव है जब वहाँ सरकार बन रही हो। दूसरी बात, पंजाब की जो है, पंजाब में आप पार्टी की जो स्थिति है, वो स्थिति मुझको अभी भी लगता है, क्योंकि पंजाब का काफ़ी दौरा मैंने किया था और वो स्थिति जो थी वो बिल्कुल नंबर 1 की थी। अब अगर नंबर 1 पे कांग्रेस आती है तो मानना चाहिए कि आखिरी दौर में कांग्रेस का चमत्कार ही हुआ जो आगे आ गई हो। सौरभ जी की एक प्रतिक्रिया यहाँ ले लें। सौरभ जी, अगर आपकी बातों को भी मैं समझूं, पंजाब को लेकर जो आपका दृढ़ विश्वास दिख रहा है वो गोवा को लेकर नहीं है, लेकिन पंजाब में आप मान रहे हैं कि सरकार वहां बनाने की स्थिति में नहीं बल्कि बना लेंगे। क्योंकि अगर मैं भगवंत मान की भी बात कहूं तो उन्होंने मुझसे ये कहा था 11 तारीख के बाद 12 तारीख को मैं आपको 11 तारीख को ही 11:30 बजे उन्होंने मुझसे ये दावा कर कहा कि 11:30 बजे फोन कर बताऊंगा शपथ ग्रहण समारोह में कितने बजे आना है। तो ये आत्मविश्वास जब आपके नेताओं में घुसने लगे तो वाकई में लगता है कि हाँ भाई बात है। तो ये बात जो है ये आप लोग कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि ये भी बात निकल कर आ रही है कि आप लोग एक्सट्रीमिस्ट के साथ बहुत थे वहां पर। तो क्या अकाली दल का वो धड़ा या वो एक्सट्रीमिस्ट धड़ा जो लगातार पंजाब में नहीं, देखिए मैं आपको जी असल में देखिए पता क्या है, जो एक्सट्रीमिस्ट का धड़ा और ये सब बातें हम टेलीविजन स्टूडियो में करते हैं, मगर अगर आप पंजाब के अंदर गलियों में घूमेंगे तो आपको इस तरीके के कोई धड़े खास तौर पे दिखेंगे नहीं। आपको जनरली एक ही तरीके के लोग दिखते हैं। हाँ, अर्बन और रूरल डिवाइड दिखता है। शहर हैं जो अमृतसर है, जलंधर है, लुधियाना है, उनका वोटर थोड़ा अलग तरीके से सोचता है, रूरल का वोटर थोड़ा अलग सोचता है। अदरवाइज और कोई बड़ा डिवाइड नहीं है। और पंजाब का वोटर बड़ा वोकल वोटर है। वहाँ पे वो चीख चीख के दहाड़ मार मार के बता रहा है कि वो किसको वोट दे रहा है। रैलियों के अंदर भीड़ बता रही है कि वो किसको वोट देगी। आखिरी दिन जो रोड शोज हुए, हमारी सारी असेंबलीज के अंदर जो रोड शोज हुए, उनकी भीड़ 4-4 किलोमीटर लंबे जो रोड शोज थे। तो उससे मतलब ये बात बिल्कुल, लेकिन लकीर थी कि पंजाब के होने के चलते हो सकता है कि जनता को बहुत ज्यादा भरोसा आम आदमी पार्टी पे नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली में आपके पास अरविंद केजरीवाल थे, पंजाब में आपके पास कोई फेस नहीं था। इसको लेकर कंफ्यूजन बरकरार रहा। सिख होगा, नॉन सिख होगा, ये भी आप क्लियर नहीं कर पाए। उत्तराखंड क्या कह रहा है, देवभूमि उत्तराखंड के नतीजे क्या रहे? इंडिया टीवी सी वोटर का जरा एग्जिट पोल आपको बता दें। 29 से 35 के बीच बीजेपी और 29 से 35 के बीच कांग्रेस। यानी ये वही स्थिति हो गई जो 2012 में हुई थी 31 और 32 की। 32 पे कांग्रेस, 31 पे बीजेपी। और अगर आप आज तक एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी यहां 46 से 53 दे रही है, यानी एक तरह की 2/3 बहुमत बीजेपी को दे रही है। कांग्रेस 12 से 21, बीएसपी 1 से 2, अन्य के खाते में 1 से 4। यानी यहां बीजेपी को अगर आज तक एग्जिट पोल की बात करें तो ये बात अच्छा। रीता बहुगुणा जोशी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से। रीता जी, आपको लगता है कि आपने यूपी में कमाल कर दिया और आपके भाई विजय बहुगुणा जो हैं उन्होंने उत्तराखंड में कमाल कर दिया बीजेपी के लिए, जिस तरह के एग्जिट पोल के नतीजे हैं? नहीं, किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है, पार्टी का पूरा संयुक्त प्रयास होता है। और नेतृत्व जहां मोदी जी का हो, अमित शाह जी का हो, जिस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई गई, जिस तरह से कैंपेन किया गया, वो इतना प्रभावी था
और जिस तरह से वहाँ की सरकारों की खामियों को उजागर किया गया और जिस तरह से लोगों को अपनी पॉलिसी समझाई गई और जो बताया गया कि हम क्या करेंगे, हमारा संकल्प क्या है, ये उसका प्रभाव है। और मैं समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों बुरी तरह से देखे जो है वो गुंडा राज से और भ्रष्टाचार से आज, क्योंकि आपका सारा समय तो कांग्रेस में ही बीता, आपको कुछ दिन हुए हैं बीजेपी में आए हुए, जिस तरह के एग्जिट पोल के जो रुझान या नतीजे आ रहे हैं, आपको थोड़ा दुख हो रहा है कांग्रेस के लिए? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग तो हमेशा चाहेंगे कि राष्ट्रीय पार्टियां मजबूत हों, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन अगर कोई पार्टी स्वतः ही सुसाइड कर रही हो, आत्महत्या कर रही हो, मरना चाहती हो, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके नेतृत्व को दिशाहीन है, उन्हें मुद्दों को पकड़ना नहीं आता। उस सुसाइडल गैंग के एक सदस्य हमारे साथ आ चुके हैं, आलोक शर्मा जी। कहाँ जाकर अपना अलायंस किया, जिस पार्टी को 5 साल मैंने नहीं कहा, रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि भाई बहुत मजेदार बात है। अच्छा, ये बताइए, वाकई में आज क्या कांग्रेस सुसाइड की तरफ ही बढ़ने की कोशिश कर रही है क्या? मतलब जो भी एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, सिर्फ 2 एग्जिट पोल अभी आ रहे हैं जो कि पंजाब में है, जहां आपको लगता है कि कांग्रेस की शायद लाज बच सकती है। अन्यथा हर जगह जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं 5 राज्य में से, वो यही स्थिति है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा पतली है। देखिए अजय जी, अभी मैं एग्जिट पोल आप ही के चैनल पर देख रहा हूं, उत्तरांचल में भी बिल्कुल नेक टू नेक की फाइट दिखाई जा रही है। एक एग्जिट पोल में, दूसरा एग्जिट पोल तो 2/3 बहुमत बीजेपी को दिखा रहा है। रमेश जी, तमाम जो एग्जिट पोल हैं उनके अंदर ही इतना गैप आ रहा है, तो अभी एग्जिट पोल का क्या सैंपल साइज है, किसने लिया है? मुझे लगता है आज तो ये पूरी तरह से पूर्वानुमान था हमारा कि पूरे तमाम एग्जिट पोल बीजेपी को दिखाएंगे। असली तो परसों पिटारा खुलेगा कि परसों क्या होता है। आज तो कोई बुराई नहीं लेना चाहेगा ना, आपके राज्यों का साइज बिगाड़ रहा है। अब मैं देख रहा था, अब आपकी सरकार बचेगी कहां? सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है, अब अगर आप मणिपुर गवा देते हैं, उत्तराखंड गवा देते हैं, तो मैं उंगलियों में गिन दूंगा, मिजोरम और आपका कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अब यही राज्य बचे आपके पास। देखिए, मैं समझता हूं अभी परसों तक इंतजार करना चाहिए, और पंजाब और मुझे लगता है उत्तरांचल भी बहुत अच्छी। अच्छा, अगर आलोक जी, मैं खाली अगर आपके एग्जिट पोल के आज की बात करूं जी, आज तक ने 46 से 53 सीटें बीजेपी को दी हैं। इंडिया टुडे इंडिया टीवी सी वोटर जो है वो 29 से 35 सीटें दे रहा है, जहां पर बराबरी में आप खड़े हैं। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य 53 सीटें दे रहा है बीजेपी को और 15 सीटें कांग्रेस को। अगर खाली उत्तराखंड की बात की जाए तो 3 में से 2 एग्जिट पोल पूर्ण बहुमत है, नहीं संपूर्ण बहुमत बीजेपी को दे रहे हैं। रमेश जी, जो अभी टुडेज वाला पोल है उसके अंदर 23% दिखाया है कि अदर्स को वोट परसेंटेज जा रहा है, +-2 सीट दिखाई है कि अदर्स को मिलेंगी। मैं समझता हूं उत्तरांचल में लगभग 20 बागी कांग्रेस के खड़े थे, 20 बागी बीजेपी के खड़े थे। विधानसभा का साइज 70,000 से लेकर 1.25 लाख वोटर तक है, और सपा और बसपा तराई के क्षेत्र में पूरे मजबूत हैं। तो जो एग्जिट पोल आज अदर्स को मात्र 2 सीटें दिखा रहा हो, उस पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल आपको अपना भरोसा बरकरार रखना चाहिए साहब। हम तो चाहते हैं आप अच्छी खासी होली मनाएं, आपकी होली बेकार ना जाए। सबसे बड़ा त्योहार आ रहा है, वो हम चाहते हैं। रीता जी, हार और जीत चलती रहती है, होली हम फिर भी मनाएंगे। और फिर सवाल पूछें। आइए जरा उत्तर प्रदेश के आंकड़े एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अभी तक 2 आंकड़े आ चुके हैं, 2 चैनल्स के, टाइम्स नाउ के और उसके साथ साथ इंडिया न्यूज जो कि न्यूज एक्स के आंकड़े आ चुके हैं। टाइम्स नाउ के आंकड़े के हिसाब से 190 से 210 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठजोड़ के खाते में 110 से 130 सीटें जा सकती हैं। बीएसपी के खाते में 57 से 74 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। इंडिया न्यूज के हिसाब से 185 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठजोड़ के पास 120 सीटें जा सकती हैं। बीएसपी के पास 90 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। मैं जानना चाहता हूं आप दोनों से, जो रमेश सवाल पूछ रहे थे, रीता जी और एसपी जी, आप दोनों, एसपी यादव जी, आखिरकार क्या बदला है उत्तर प्रदेश में जिसकी वजह से आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी 50 से ज्यादा सीटें नहीं थी 2012 में, आज वो पूर्ण बहुमत की सरकार के बारे में सोच भी सकती है? रीता जी। देखिए, परिवर्तन और विकास, परिवर्तन और दोनों से बसपा सपा ना नहीं पाए, और विकास मोदी जी में विश्वास कि अगर मोदी जी के नेतृत्व में उनके संरक्षण में, निरीक्षण में अगर यहाँ सरकार बनेगी और केंद्र और प्रदेश में दोनों में भाजपा की सरकार होगी,
होगी तो उन्नति तरक्की होगी। भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगा, यहाँ पर गुंडाराज पे लगाम लगेगा, रोजगार सृजित होगा और बेहतर जीवन लोगों को ये मिलेगा। तो आप तब वादा करिए जब आपने केंद्र में ये सब कुछ करके दिखाया हो। मैं आप देखिए रोजगार के मुद्दे पे अभी 3 साल में क्या हुआ। विकास और विकास, विकास विकास और विकास के नाम पर वोट आया है। माफ कीजिएगा रीता जी, लेकिन ये विकास नाम की चिड़िया की चर्चा पिछले 2 महीने कहां हुई, जरा ये बता दीजिए। कोई ऐसी रैली है जिसमें किसी भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने सिर्फ विकास की बात की हो तो बता दीजिए। उसी की चर्चा करी, हमारे तो जितना कैंपेन था वो अपने संकल्प पत्र पर था। चलिए अभी संकल्प पत्र, अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। अग्निहोत्री जी, अगर पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार को देखें, तमाम राजनीतिक दल, क्या विकास वाकई में मुद्दा रहा या एक ऐसी चिड़िया है जो कि सिर्फ किनारे रख दी गई और बाकी मुद्दे हावी रहे? अग्निहोत्री जी। नहीं, सबसे पहले तो अभी आपने एक सवाल रीता से पूछा था कि उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव हुआ जो भाजपा को ऐसी एग्जिट पोल में बड़ा दिखाई पड़ रही। पहला बदलाव तो यही हुआ, रीता जी बीजेपी में चली गई, तो एक बड़ा बदलाव है। एक बड़ी नेता कांग्रेस की जो है बीजेपी में चली गई, तो कांग्रेस के लिए एक झटका तो था ही। जहाँ तक प्रचार की बात है तो प्रचार में विकास तो कहीं बहुत पीछे छूट गया, और विकास से शुरू हुआ था, लेकिन विकास का मॉडल कौन सा हो, वो अखिलेश का विकास का मॉडल हो या मोदी जी का विकास का मॉडल हो, और बाद में दोनों नेता, वो कब्रिस्तान, शमशान, वो गधा, वो जो है उसके बाद कसाब के बाद कबूतर, मतलब वो कुल मिलाकर के सिर्फ जुमले और प्रतीकों पर ही चुनाव जाकर के हो गया। तो कुल उत्तर प्रदेश के चुनाव मुद्दों पर तो हुआ ही नहीं, वो एक नैरेटिव उत्तर प्रदेश का नहीं बना। लोकतंत्र में चुनाव ऐसे ही जीता जाता है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ पलों के लिए रुकेंगे। लेकिन आलोक शर्मा साहब, यूपी को ये साथ पसंद नहीं है। अच्छा, अभी हमें मालूम चला कि नहीं रुकना है। ये तो आप लोग कह रहे थे साहब यूपी को ये साथ पसंद है, साथ पसंद है। अब कहाँ साथ पसंद है, ये आपको तो रिजेक्ट कर दिया बिल्कुल ही था। अभी एग्जिट पोल में ही जितना गैप आ रहा है, आदर्श को जो दिखाया जा रहा है, वोट परसेंटेज का जो गैप है, बहुत सी सीटों पर नेक टू नेक फाइट है। पंजाब में पिछली बार वोट परसेंटेज हमारा ज़्यादा था, सीटें कम थी। उत्तरांचल में 31 और 32 पे था, तो अभी परसों तक इंतजार करते हैं। 300 के दावे का क्या हुआ जो बिल्कुल अभी भी जब तक हमसे कहा था, जब तक रिजल्ट नहीं आते हम 300 पर कायम मौजूद हैं। एसपी यादव जी, क्या अभी भी आप आश्वस्त हैं पूर्ण तरीके से कि आप गठबंधन की ही सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, ऐसा है, बिहार के जब चुनाव था तो जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन भी बीजेपी के दफ्तर में आतिशबाजी की गई, मिठाई बांटा गया, और रिजल्ट क्या आया? इसी प्रकार जो है एग्जिट पोल ने दिखाया दिल्ली में कि भाजपा को 33 सीट मिल रही है, मिल गया 3 सीट। तो एग्जिट पोल पे अगर विश्वास करना जो है हमारे ख्याल से बेईमानी है। और परसों जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की 250 से भी ज्यादा सीटें मिलकर सरकार तो बनेगी। नेताजी ने पहले वही हाल होगा जो बिहार में हुआ। बिहार में एग्जिट पोल ने और काउंट, आपने नेताजी का एग्जिट पोल नहीं सुना? बिहार में एग्जिट पोल ने भी दिखाया बीजेपी गठबंधन को बहुमत। अब आप पूरा बात सुन लीजिए, जब हमको भी मौका दीजिए। बोलिए सर। बिहार के चुनाव में एग्जिट पोल ने भी दिखाया बीजेपी गठबंधन को बहुमत, और काउंटिंग हो रही थी 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के। सही कह रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मैं सिर्फ आपके सामने एक आतिशबाजी हुआ, मिठाई बांटा गया, बिल्कुल एक दलील, और दोपहर आते आते सब मिठाई जो है गायब हो गया। सिचुएशन रखना चाहता हूं, यही होगा उत्तर प्रदेश में। चांस मान लीजिए कि आपकी सरकार न बने, 0.5% चांस कि आप दूसरे या तीसरे नंबर के गठबंधन के तौर पर रह गए, तो आप जिम्मेदारी किस पर थोपेंगे? कांग्रेस का साथ आना आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा, जैसा कि अभी आप ही के एक सहयोगी ने कहा है, या फिर आजम खान की जबान में कहें कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि आप दोबारा चुनकर नहीं आ पाए? किसकी जिम्मेदारी होगी अगर 0.5% आप नहीं सरकार बना पाए तो? देखिए, ये हाइपोथेटिकल है, सरकार हम बनाएंगे। चलिए, ये सरकार हम बनाएंगे, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। और पे भरोसा कायम भी रहना चाहिए। अच्छा लगा यादव जी, आपने बहुत सोच समझकर एकदम ठोस शब्द में कहा। आज भाजपा वाले मिठाई बांट रहे हैं। आलोक शर्मा साहब, जैसे बिहार में पहले मिठाई बांटे थे, आज मिठाई बांट रहे, परसों हम मिठाई बांटेंगे। चलिए ठीक है। 14 साल के वनवास के बाद उसका वनवास खत्म हो रहा है, ये आपका कैसा वनवास है? 27 साल में भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।
नहीं, मैं समझता हूं कि परसों तक इंतजार करना चाहिए। अभी पूर्ण बहुमत के साथ गठबंधन की सरकार आपको बनती हुई दिखेगी। आज तो तमाम एग्जिट पोल, तमाम न्यूज चैनल्स बीजेपी को दिखाएंगे, कौन बुराई लेगा बीजेपी की? परसों सब क्लियर पिक्चर होगा। मैं समझता हूं पूरी तरह से विनोद जी, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल जिस पार्टी के पक्ष में आते हैं वो उनका स्वागत करता है, और जिसके पक्ष में नहीं आते हैं वो उन पर सवाल खड़ा करता है। लेकिन ये बात सही है कि 11 मार्च को हम सब फिर बैठे। विनोद जी, चलिए मैं विनोद जी आप ही से समझना चाहूंगा, अगर अखबार में राहुल गांधी ने किसी को इंटरव्यू दिया तो आपको जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं साहब, क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी जगह बचा पाएगी? क्या कांग्रेस वहां अपने आप को एक बड़ी पार्टी के तौर पर, एक बड़ी शक्ति के तौर पर खड़ा कर पाएगी? क्या आप इसे लेकर आश्वस्त हैं? देखिए, राहुल गांधी के इंटरव्यू से अगर आप जोड़ रहे हैं तो मैं राहुल गांधी से जो मेरी बात हुई जी, उस हिसाब से तो राहुल गांधी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि तमाम पत्रकारों में से एक आप हैं जिन्होंने खुद उनसे बात की। हाँ बिल्कुल, मैंने बात की। तो जहां तक उनसे बातचीत का अगर आधार मैं लूं तो वो निश्चित रूप से बहुत कॉन्फिडेंट दिखे थे मुझे जब बातचीत हुई थी, और उनसे मैंने पूछा भी था तो उनका कहना था कि हमारी सरकार बनेगी गठबंधन की। ये तो उनका आकलन था। मेरा अपने आकलन की जहां तक बात है, आपके एग्जिट पोल पर मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने आकलन पर जो रमेश से भी डिस्कस कर चुका हूं, मैं अभी भी कायम हूं कि नतीजे जो है निश्चित रूप से एग्जिट पोल से अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर एक बात, ये लॉन्ग टर्म में अगर अजय आप देखें, ये लीडरशिप का सवाल है। खांडेकर साहब, अगर कांग्रेस को यहां हार मिलती है, मान लीजिए अगर ये एग्जिट पोल के जो आज नतीजे हैं वो नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, ये तो साहब कांग्रेस की लीडरशिप पे सवाल है। कांग्रेस को बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब बहुत समय रहा नहीं। देखिए, कांग्रेस तो एक अपने बहुत ही बड़े क्राइसिस से तो गुजरी रही है। लीडरशिप के ऊपर तमाम प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, लेकिन यदि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ में उनको थोड़े रिस्पेक्टेबल सीट्स भी मिल जाती है तो मेरे ख्याल से उनके लिए फेस सेविंग होगा। और यदि साथ में यदि पंजाब में सरकार बना लेती है तो कांग्रेस की इतनी बुरी गत नहीं होगी जितनी अपन सोच रहे थे चुनावों के पहले। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती तो कहीं पर भी नहीं खड़ी थी। वो लास्ट मोमेंट पे उन्होंने जो एसपी के साथ में स्ट्रेटेजिक अलायंस किया उसके कारण दोनों की वो सीट बढ़ गई है। और उसके बाद में यदि आपने देखा होगा तो रोड शोज में राहुल गांधी पहली बार इतनी एक्टिवली जाके दिख रहे, तो वो लीडरशिप एस्टेब्लिश करने की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। ओम थानवी साहब, ओम थानवी साहब, समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता मुझे गोरखपुर में मिले और अभी मुश्किल से हफ्ते भर पहले की बात है ये, और उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी की वाराणसी में रैलियों के मुकाबले प्रियंका गांधी और डिंपल यादव को रैली पर एक साथ उतार दिया जाता रोड शो पर, तो ये वाकई में कांटे का मुकाबला होता। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस तरह की रणनीति वाकई में कामयाब होती गठबंधन के लिए? देखिए, ये जो तो शब्द है ना, इसका इस्तेमाल करके कई चीज़ें कही जा सकती हैं जी। मान लीजिए कि मुलायम सिंह अगर इस किस्म का बर्ताव नहीं करते, अमर सिंह इस किस्म की साजिश नहीं करते तो स्थिति निश्चित रूप से बदली हुई होती। लेकिन जो भी स्थिति अभी है उसमें कांग्रेस, इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस को तो उसका थोड़ा लाभ हुआ है कि कांग्रेस इस स्थिति में भी नहीं थी, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है उसको लाभ हुआ है, नुकसान हुआ है। अब ये फाइनल जितने नतीजे आते हैं हम उनके बाद ही कर सकते हैं। लेकिन अभी जो चीज़ है, जो अभी इन्होंने भी कहा कि लगता नहीं जिस तरह से एग्जिट पोल बता रहे हैं कि इतनी खुशगवार स्थिति जो है वो भाजपा के लिए रही होगी। हालांकि उन्होंने जो कोशिश की है जिस तरीके से ध्रुवीकरण की, मेरे ख्याल में पिछले दौर में और किसी चुनाव में उन्होंने नहीं की होगी। यानी इतना पैसा, इतना ध्रुवीकरण, इतनी सांप्रदायिकता की चीजें भी जो सामने आई हैं, उसके बाद में भी अगर उनको अभी ये अलग अलग पोल आ रहे हैं तो लगता है ध्रुवीकरण की कोशिश तो बिहार में भी हुई थी, बहुत हुई थी, वो पाकिस्तान तक चले गए थे। इसका जवाब सिर्फ रीता जी बेहतर दे सकती हैं। रीता जी, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि तमाम कम से कम वरिष्ठ पत्रकारों के दिमाग में जरूर है। आखिरकार ऐसा क्या होगा? मान लीजिए कि अगर नतीजे वैसे नहीं आए जैसा आप लोग उम्मीद कर रहे हैं, तो किसकी भद पिटेगी? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगी, जो बार बार ध्रुवीकरण की बात हो रही है, आप ये देखिए कि जितने भी आप लोगों ने जनता से सर्वे किए कि उनके लिए मुद्दा क्या है, तो 68% लोगों ने, 70% लोगों ने कहा विकास, और विकास के पैमाने पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के पैमाने पे सरकार को जज कर रहे हैं और हम निर्णय लेंगे। तो अगर जनता इन मुद्दों पे निर्णय ले रही है तो क्यों बार बार ये बात ध्रुवीकरण की आती है? दूसरी बात, ध्रुवीकरण करने की कोशिश सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी ने और
बहुजन समाज पार्टी ने किया, बार बार अकलियत को डराना कि हमारे साथ और नहीं तो तुम मारे जाओगे, और इस तरह की बात करना और आंकड़े जाति बैठाना, अर्थमेटिक बैठाना, बड़ी आबादी को बिल्कुल मैं ये समझती हूँ परिवर्तन बड़ी आबादी के, और आप 240 से कम सीटें भाजपा की यूपी में नहीं आएंगी। हम लोग भी जमीन पे काम कर रहे हैं। अच्छा, आपका क्या आकलन है अपनी सीट के लिए? आप मुलायम सिंह यादव की बहू को हरा पाएंगे या नहीं? कि मोदी जी की जो आर्थिक नीतियां हैं उससे लाभ होगा, लोग वोट डाल रहे हैं। रीता जी, आप जो बात कह रही हैं जाहिर सी बात है, विकास के मुद्दे पर अगर ये वाकई में चुनाव लड़ा गया होता तो आज मुद्दा वो होता। लेकिन खांडेकर साहब हमारे वरिष्ठ संपादक यहाँ पर है, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। खांडेकर साहब प्लीज। मैं रीता जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सबका साथ सबका विकास ये नारे के चलते उत्तर प्रदेश के किसी भी पैनल में एक भी मुस्लिम को शामिल नहीं किया, टिकट तो दिया ही नहीं गया, लेकिन एक भी उत्तर प्रदेश का तो ज़्यादा वो है कि उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की शुरुआत इस तरीके से हुई कि जो 3-3, 4-4 का जो पैनल हर सीट का आया उसमें एक भी मुस्लिम नहीं लिया गया। इसका कारण बता सकती हैं क्या आप? और पहले आप ये बात कहती थी जब कांग्रेस में थी कि वो मुसलमानों को नहीं देते। नहीं, और रीता जी उन हेमवती नंदन बोगड़ा जी की बेटी है जिनको मुसलमानों को बहुत सम्मान, और मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ कि सबका साथ सबका विकास। कुछ विकास अगर जीतने पर और विनेबिलिटी के आधार पर टिकट बांटे गए, विनेबिलिटी के आधार पर टिकट बांटे गए, और अगर लोकल यूनिट इस बात पे आश्वस्त नहीं है कि हम जिता सकते हैं और पैनल में नाम ही नहीं भेज रही है, तो हाईकमान कुछ कर नहीं सका। लेकिन मैं फिर कहती हूँ दिया जाता तो अच्छा होता, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। तो ये पोस्ट थॉट क्यों है? राजनाथ सिंह ने इस बात को शुरू किया पोस्ट थॉट कि अगर दिया जाता तो अच्छा होता। भाई टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी में आप ही लोग हैं ना, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व अपने ही लोगों की बातों को नहीं सुनता? और खासकर राजनाथ सिंह, उमा भारती मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ के, अपने बेटे की तो टिकट। देखिए, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि किसी नीति में कोई भी आपको रुकावट नजर नहीं आएगी। अच्छा, आलोक शर्मा साहब, राहुल गांधी जी का क्या होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि पूरी तरह से उन्होंने प्रचार किया है और रिजल्ट सकारात्मक आएंगे, सकारात्मक रिजल्ट आएंगे और पूरी तरह से माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आगे के भी चुनाव लड़े जाएंगे। ये अभी तक आप 2014 राहुल गांधी हारते जा रहे हैं, आप हारना कब बंद करेंगे ये बताइए। नहीं, देखिए, चुनाव में लोकतंत्र में लोग, देखिए मैं समझता हूँ बिल्कुल देश में भी इसकी चिंता है कि कांग्रेस जैसी इतनी पुरानी पार्टी वो यदि लगातार दायरे से बाहर होती जा रही है, राज्य के बाद एक नहीं, इसमें सर आलोक जी केवल लोकसभा चुनाव, देश को चिंता है लेकिन कांग्रेस को चिंता नहीं है शायद। विधानसभा छोड़िए, पंचायत इलेक्शन में कांग्रेस उड़ीसा में 3rd नंबर पे चली गई, जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी थी। लेकिन गुजरात में पंचायत इलेक्शन में नंबर 1 पे रहे, राजस्थान में नंबर 1 पे रहे। लेकिन नगर निकाय में क्या हुआ उसको भी आप बता। नगर निकाय में जरूर हम कहीं ना कहीं पिछड़े हैं, लेकिन आप परसों के रिजल्ट आने दीजिए। पंजाब के जब रिजल्ट आएंगे, उत्तरांचल के रिजल्ट आएंगे, आपको चौंकाने वाला रिजल्ट आएंगे। पंजाब के बारे में बात कर लेते हैं जी। सौरभ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा ये बताइए कि पंजाब में राहुल गांधी ने कुल मिलाकर 9 सभाएं की बड़ी, और छोटी सभाओं को मिला दे तो पूरे आंकड़े आते हैं 13 सभाएं पंजाब में। क्या राहुल गांधी के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था कि 55 सभाएं जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में की उसके मुकाबले जरा जोर पंजाब में भी लगा देते? वहां पर आखिरकार ऐसा क्यों? उत्तराखंड में राहुल गांधी ने सिर्फ 4 सभाएं की, पूरा का पूरा राज्य सिर्फ मुख्यमंत्री के हवाले छोड़ दिया गया। क्या वहां पर राहुल गांधी को थोड़ा और जोर नहीं लगाना चाहिए था, जहां खुद उनकी सरकार अभी है? चाहता हूं एक बात बता, छोड़ नहीं दी गई, वहां के लोग चाहते ही नहीं थे राहुल गांधी आए करके, इसीलिए चाह रहा हूं कि भाई ये आंकड़े बता रहे हैं कि आप कन्वीनियंस की राजनीति करते हैं। ये कन्वीनियंस की राजनीति क्यों है कांग्रेस नेतृत्व के द्वारा? देखिए, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश हमारे लिए एक पूरा ज्यादा चुनौती भरा राज्य था। पंजाब में हमें स्पष्ट लग रहा था कि अकाली दल और बीजेपी का सुपड़ा साफ है। कहीं ना कहीं हमारी फाइट आम आदमी पार्टी से। हरीश रावत क्योंकि 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, तो स्वाभाविक है कि उनको बागडोर देना, उनको जिम्मेदारी देना, ये स्वाभाविक था। उत्तर प्रदेश हमारे लिए ज्यादा बड़ी चुनौती थी। आलोक शर्मा साहब, मैं तो खुद उत्तराखंड से आता हूँ, राहुल गांधी की पोस्टर में, उनके बैनर में फोटो तक नहीं थी। हर जगह लिखता हरदा 5 साल, हरदा 5 साल।
मतलब आप सोचिए कि ना राहुल गांधी की रैली, ना उनका पोस्टर में फोटो होना, मतलब ये जितने भी सीनियर लीडर हैं ये मान चुके हैं कि राहुल गांधी हमारी नैया पार नहीं लगा सकते। रमेश जी, हो सकता है किसी विशेष पोस्टर की आप बात कर रहे हो, लेकिन हमारे उपाध्यक्ष और पूरी तरह से मैं समझ रहा हूं कि आपकी आज मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, लेकिन क्या किया जाए भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता आप ही हैं, जवाब आप ही दे सकते हैं। ये चुनाव जो है राहुल गांधी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। और चूंकि पूरा चुनाव अकेले राहुल गांधी के दम पर लड़ा गया है जी। उत्तराखंड में भी उनकी 4 रैलियां हुई, अल्मोड़ा में भी रैली हुई, देहरादून में भी हुई, और पंजाब में आपने बताया, और उत्तर प्रदेश में भी पूरा चुनाव। तो राहुल इसकी सफलता असफलता जो भी होगी वो राहुल गांधी के नेतृत्व को तय करेगी, बिल्कुल। और उनकी अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए। कितने चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस अभी और रिजल्ट के बाद होगा ना, तो रिजल्ट के बाद होगा ना। राहुल गांधी जी को आज थोड़ी तय होगा। बनाया गया। आलोक जी, मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसके लिए वाकई में सौरभ जी बड़े हर्षित होंगे। आम आदमी पार्टी पंजाब में जो आंकड़े तमाम एग्जिट पोल के आ रहे हैं वो अपने आप में बड़े चौंकाने वाले हैं जी। आज तक के हिसाब से आम आदमी पार्टी 42 से 51 सीटें जीत सकती है। इंडिया टीवी सी वोटर के हिसाब से 59 से 67 सीटें जीत सकती है, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। न्यूज 24 चाणक्य के हिसाब से 54 सीटें जीत सकती है, और इंडिया न्यूज एमसीआर के हिसाब से 55 सीटें जीत सकती है। एक ऐसी पार्टी जो 2 साल पहले पंजाब में जिसका अस्तित्व नहीं था, अगर वो ये कमाल कर सकती है तो वाकई में कांग्रेस के लिए तो डूब मरने की स्थिति है साहब। नहीं, मैं समझता हूं कि देखिए वहां पर जिस तरह का माहौल बना कि पूरा जैसे दिल्ली में हुआ था कि हमारा वोट बैंक कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ, अकाली भाजपा का जो वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता नजर आ रहा था, उसी का नतीजा है। आप लोग कुछ तो गलत कर रहे होंगे, तभी तो लोग आम आदमी ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है, गलत जिसने किया वो तो बीजेपी और अकाली थे कि आज वो 10 से नीचे सिमट कर आ रहे हैं, और शायद बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। अगर किसानों की सबसे ज्यादा किसी चिंता एक नेता को है, उन नेता का नाम है राहुल गांधी। पंजाब पूरी तरह से एग्रेरियन इकोनॉमी है, उत्तर प्रदेश पूरी तरह से एग्रेरियन इकोनॉमी है, उत्तराखंड का 40-45% एग्रेरियन इकोनॉमी है। इतना चिंतित व्यक्ति जो किसानों के लिए इतना चिंतित हो, उसे पे किसान भरोसा नहीं कर रहे। ये आपकी लीडरशिप पे नहीं रमेश जी, मैं समझता हूं देखिए मुद्दा किसान रहा ही नहीं पूरे चुनाव में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब बजट से गायब हो जाए, किसान रो रहा है पूरी तरह से, उसकी लागत नहीं निकल रही, आत्महत्या के रेट बढ़ रहे हैं। लेकिन आपने पूरा ध्रुवीकरण करके उसको पूरी तरह से दूसरी तरफ डाइवर्ट किया है। ध्रुवीकरण नहीं है ना, नहीं पंजाब में आप देखिए ना, 10 साल से ना, अरे सर 10 साल से सरकार आलोक जी मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं, सरकार बन रही है, विफलता किसकी है? पंजाब के अंदर हमारी सरकार बन रही है। सौरभ जी को भी यहाँ चर्चा, सौरभ जी कम से कम पंजाब और उसके साथ साथ गोवा में ध्रुवीकरण की तो कोई बात उपस्थित नहीं हुई। अगर वहां कांग्रेस का प्रदर्शन खराब है और लोग अगर ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस की जो जगह है वो जगह आप ले रहे हैं, दिल्ली में आप ऑलरेडी ले चुके, खा गए कांग्रेस को, तो मानना पड़ेगा ना कि कांग्रेस को धीरे धीरे आप ही डकार रहे हैं। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं पंजाब के अंदर गया था जी। मैंने जो बात आप कह रहे थे उत्तराखंड के बारे में, वो बात मैं बहुत ईमानदारी से बताऊंगा। वहां पे पोस्टरों में उम्मीदवार के साथ सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह की फोटो थी। 100 पोस्टर और होर्डिंग लगे होंगे तो 99-90 पे सिर्फ कैप्टन और उम्मीदवार की फोटो थी। कहीं कहीं इक्की दुक्की जगह 3 फोटो और आ रही थी, मनमोहन सिंह जी की, सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की, बट बहुत रेयर फोटोग्राफ्स उनकी थी। उनके ऊपर वो चुनाव, उनको दूर रखा गया था इस चुनाव से। शायद पंजाब की लीडरशिप नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी को यहां पे डाल के अपनी वोटों का नुकसान किया जाए। नहीं, दूसरी बात, पहली बार आलोक शर्मा जी ने अपने चैनल पे ये कहा कि हमारा पूरी तरह से गलत आकलन है स्टेट लीडरशिप, वरना हर जगह ये कहते थे कि हमारी टक्कर अकाली दल से आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है। केजरीवाल जी के नाम पर तमाम राज्यों के चुनाव लड़े जाएं। सर, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। हालत पतली कर दी। और आप ये देखिए, इंडिया टीवी सी वोटर का अगर हम केवल देख लें, वो पूर्ण बहुमत की आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहा है पंजाब में। अरे सर, आज वैसे भी आप कमजोर लग रहे हैं आलोक शर्मा, आपके चेहरे से इतना फीकापन लग रहा है। चेहरे से मेरा कोई एग्रेसिव रहते हैं। आप देखिएगा जो आज एग्जिट पोल आ रहे हैं और परसों जो नतीजे आएंगे वो पूर्णतः विभिन्न। आज ही से थक गए आप। नहीं, ऐसा नहीं है ना, मैं थका हूं ना थकूंगा। लेकिन एक चीज मुझे ये बताइए, मैं ये आप लोग सीरियसली ये चर्चा क्यों नहीं करते लीडरशिप को लेके? साहब, आपकी लीडरशिप कमजोर है। सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और यहां राहुल गांधी है। आप कोई तुलना कर सकते हैं आज के दिन दोनों के बीच में? देखिए, मैं समझता हूं सच और झूठ की तुलना नहीं की जा सकती है। कई बार ऐसा लगता है कि सच हार रही है, लेकिन सच की हमेशा लंबे टाइम में जीत होती है। और पंजाब का भी जहां तक आपने कहा, अंतिम एक बात अजय जी, मैं केवल अंत में एक बात कहना चाहूंगा। पंजाब में आम आदमी का शोर था और कांग्रेस का जोर था। हम आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहे हैं 4 एग्जिट पोल के
रुझान जो अब हमारे सामने उपस्थित हैं। सबसे पहले आप देखिए उत्तर प्रदेश को लेकर एबीपी सीएसडीएस का जो एग्जिट पोल है वो ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 164 से 176 सीटें जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाते में 156 से 169 सीटें जा सकती हैं। बीएसपी के खाते में 60 से 72 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर इंडिया टीवी सी वोटर का जो आकलन है एग्जिट पोल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी 155 से 167 सीटें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठजोड़ 135 से 147 सीटें, बीएसपी 81 से 93 सीटें और अन्य के खाते में 8 से 20 तक जा सकती हैं। अभी न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का डेटा नहीं आया है, लेकिन टाइम्स नाउ का डेटा है 190 से 210 सीटें बीजेपी के खाते में, 110 से 130 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाते में, 57 से 74 सीटें बीएसपी के खाते में और अन्य के खाते में 8 सीटें। इंडिया न्यूज के आधार पर यह माना जा रहा है, उनका एग्जिट पोल यह कहता है कि 185 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ के खाते में 120 सीटें, बीएसपी 90 सीटों पर रह सकती है और अन्य के खाते में 8 सीटें आ सकती हैं। अब ऐसे में अनीता जी 4 एग्जिट पोल के नतीजे हैं और चारों एग्जिट पोल में आप तीसरे नंबर पर हैं। अगर ये एग्जिट पोल सही हैं तब फिर वाकई में बीएसपी को अब सोचना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में उसका अस्तित्व क्या रह जाएगा। देखिए ये तो 11 तारीख को बता ही देंगे और हम लोग आश्वस्त हैं कि हम फर्स्ट लीड कर रहे हैं। हमें किसी का, हम तो यही कहेंगे कि हमें किसी के समर्थन की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारी श्री मायावती जी निर्णय करेंगी और सरकार हम बनाने जा रहे हैं, आप मानिए या ना मानिए। एक सवाल है मेरा जी कि उत्तर प्रदेश में होली के बाद भाई दूज होती है, तो भाई दूज पे टीका लगाएंगी क्या? वही तो इन्होंने कहा, स्वीकारा है, जिनको राखी बांधी गई थी। बातचीत में अनीता जी ने स्वीकारा है कि बीजेपी से समर्थन की पूरी उम्मीद है बीएसपी को। लेकिन बीजेपी वो तो नेक में मिलेगा ना, बीजेपी तो यहाँ अजय जी वो नेक में मिलेगा, भाई नेक में देता है ना, जब बहन टीका लगाती है राखी बांधती है। आप कहाँ बात कर रहे हैं? आप शिवसेना और इतना प्रेम उनका सालों के साल का 25-30 साल का प्रेम, उन्होंने शिवसेना को नहीं बनाया, महाराष्ट्र में अकेले जाने का फैसला बना दिया, मेयर बना दिया ना, मेयर बना दिया ना शिवसेना का। लेकिन ओम थानवी साहब एक बात ये है, आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में कोई विकास की चर्चा नहीं हुई। पहली बात, विकास के नाम पे लोगों ने वोट भी नहीं दिया। आपको लगता है कि बीजेपी फर्स्ट फेज के बाद समझ गई थी कि दूसरे फेज के बाद बिना ध्रुवीकरण के लखनऊ का रास्ता आसान नहीं है? देखिए विकास की बात जो है समाजवादी पार्टी ने तो की, उसके जवाब में आप विकास की बात अगर करते तो वो कांग्रेस के लिए तो जो है भारी पड़ने वाली, ये जो भाजपा है उसके लिए भारी पड़ने वाली थी, लेकिन कांग्रेस और जो सपा है उसको उसका लाभ मिलने वाला था। इसलिए शुरू से जो है इनकी रणनीति में राम मंदिर आया, शमशान आया, कसब आया और आखिरी दिन तक भी आप देखिए जो सैफुल्लाह को मारा गया उसको लेके भी जो उनके समर्थक थे वो उस चीज का इस्तेमाल सोशल मीडिया के जरिए करने की चेष्टा में लगे। पॉपुलैरिटी देखिए, लखनऊ के सड़कों पे लोग रो रहे थे साहब। जो साउथ की पॉपुलैरिटी हमने देखी वो अखिलेश के पक्ष में देखी, हम कह रहे हैं यानी वो पॉपुलैरिटी वोट में तब्दील नहीं हो पाई। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि नतीजे जो हैं वो कुछ और हो सकते हैं, जो एग्जिट पोल से लगता है, हो सकता है कि वो वैसे ना हो। विनोद जी, अब यही सवाल हम आपके सामने दूसरे तरीके से मैं रखना चाहता हूं। जो पूरा चुनाव का डिस्कोर्स है, 11 तारीख को पहली बार पोलिंग होनी थी और उसके ठीक एक दिन पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नौजवान की हत्या होती है बिजनौर में जी, और उसके बाद एक चुनाव का तापमान बदलता है और उसके बाद पूरी भाषा बदल जाती है और वो भाषा ऐसी बदलती है जो आज तक हम लोगों में से किसी ने कभी नहीं देखी। क्या आज हम ये माने कि पोलराइजेशन लोगों के लिए एक वास्तविकता है और इसके आधार पर चुनाव जीते जा सकते हैं? देखिए, अगर एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं जी, अगर यही नतीजे होते हैं अगर जी, तो फिर आपकी बात सही है, फिर ध्रुवीकरण को ही माना जाएगा कि ध्रुवीकरण ही जीतने का उनका एक महामंत्र है। लेकिन अगर नतीजे उलटते हैं, जो कि थानवी जी भी कह रहे हैं, मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं नतीजे बदलेंगे, तो फिर स्थिति ये होगी, फिर ध्रुवीकरण की कोशिश नाकामयाब मानी जाएगी। तब लगेगा कि मुद्दे जो है दूसरे हैं, उन मुद्दों पर भी लोगों ने वोट किया। इंतजार ही करना हो। एसपी यादव साहब, आपको लगता है कि अगर नेताजी अखिलेश के साथ साथ कुछ रैली में साथ दे देते तो शायद ये एग्जिट पोल के नतीजे आपको थोड़ा बढ़ा देते हैं? यहाँ पर दरअसल नेताजी ने अंदर ही अंदर मुझे नहीं मालूम क्या कहा अखिलेश यादव को लेकर, तो ये उसका असर देखने को मिल रहा है।
देखिए जितने भी एग्जिट पोल देखिए वायरिंग है, और दूसरी बात है परसों 11 तक ये जो रिजल्ट आएगा आप देखिए वही होगा जो बिहार में जिस दिन काउंटिंग हुई थी उस दिन 10 बजे तक बीजेपी के दफ्तर में मिठाई बांटी गई थी, आतिशबाजी हुई थी, उसके बाद में अंधेरा छा गया था। वही हाल होगा लेकिन 11 तारीख को। देखिए ना, वहाँ नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव साथ आ गए थे, आप और बीएसपी यहाँ साथ नहीं लड़ रहे कांग्रेस को साथ मिलाकर। यहाँ महागठबंधन नहीं है, इसलिए वो गलत फहमी। यहाँ हम कांग्रेस आए हैं साथ में। देखिए ऐसा है, वहाँ महागठबंधन था। दिल्ली में क्या हुआ था? अच्छा देखिए ऐसा है, अब आप मौका दीजिए। दिल्ली में क्या हुआ था? दिल्ली में 33 सीट दे रहे थे एग्जिट पोल बीजेपी को और मिला 3 सीट। मेरा दावा है, अच्छा चलिए, आप जो मैंने ग्राउंड लेवल पे देखा है, पोलराइजेशन हुआ है, ये बात विकास के नाम से पोलराइजेशन हुआ है। चलिए मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, मैं ये सवाल सिर्फ समाजवादी पार्टी तक सीमित रखता हूं। विकास के पथ में, विकास के पथ की बात सही है, विकास के पथ में हुआ है पोलराइजेशन। चलिए विकास के पथ में पोलराइजेशन। अब मैं ये सवाल आपसे बहुत खुले तौर पर ये समझना चाहता हूं, ये बताइए शिवपाल यादव जी ने अखिलेश यादव जी का कितना समर्थन किया और कितना विरोध किया? क्या तीसरे और चौथे चरण के मतदान के समय शिवपाल यादव जी की वजह से आपकी पार्टी को नुकसान नहीं हुआ? देखिए पूरी पार्टी एकजुट थी और एकजुट होकर पार्टी लड़ी है और कोई नुकसान कहीं नहीं हुआ है। और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को पूर्ण बहुमत सरकार बनने जा रही है। मैंने ग्राउंड लेवल में बात कर रहा हूं, मैं ग्राउंड लेवल पे बात कर रहा हूं। आज वो जो पेंशन गरीब लोग जो पेंशन पा रहे हैं उनको आशा है कि 500 से बढ़कर 1000 हो जाएगा। आज बिजली 18 घंटे मिल रही है, उनको आशा है कि 24 घंटा मिलेगी। आज जो नौजवान जिनके लिए IT सिटी बन रहा है इंतजार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी फिर मुख्यमंत्री बने, हमको जॉब मिल जाए। 18 घंटे रीता जी ये बिजली की बात कर रहे हैं, आपने तो कहा बिजली बढ़ के मिल रही है, किसान वो इंतजार कर रहा है। भाई बिजली बढ़ के मिल रही है, आपने कहा विकास बढ़ के मिल रहा है, सब कुछ धर्म के आधार पर उत्तर प्रदेश में हो रहा है। भगवान गणेश, देखो ये झूठ बोल रहे हैं। भगवान गणेश को इन्होंने 24 घंटे में लाखों टन पूरी दुनिया में दूध पिला दिया था। झूठ बोलने में माहिर भारतीय जनता पार्टी, चालू पार्टी है। बिजली है ना, देवरिया में है, आजमगढ़, सिफई, एटा, बस इसमें है और कोई कहीं नहीं है लाइट। रीता जी अब तो चुनाव, अब तो मतदान हो गए। रीता जी अब तो मतदान हो गए, अब तो बता दीजिए क्या वाकई में बिजली धर्म के आधार पर बांटी गई उत्तर प्रदेश में? एकदम गलत। क्या वाकई में? एक से मैं रीता जी से सवाल पूछ रहा हूं, यादव जी आपसे नहीं। रीता जी क्या अभी भी आप अपने पार्टी के तमाम उन बयानों पर कायम हैं? क्या धार्मिक आधार पर ही सब कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश में? ऐसा लगता है कि रीता जी अभी हमारी बात नहीं सुन पा रही है। हम यहाँ बस कुछ जी रीता जी प्लीज। कि जितने भी ऐसा लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से रीता जी तक हम नहीं पहुंच पा रहे। तो अभी उत्तर प्रदेश में बिजली लाएंगे कैसे? उसके लिए तो जनरेट करनी पड़ेगी, तभी जाके आप 24 घंटे बिजली दे सकते हैं। लेकिन कत्ल खाने बंद करवाना, किसानों का ऋण माफ करना, 6 महीने में सारे असामाजिक तत्वों को जेल में डाल देना, 70 लाख नौकरी पैदा करना, लैपटॉप के साथ इंटरनेट फ्री देना, ये इतने बड़े वादे हैं। क्या इन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया मतदाताओं को? इस पर भी बात करेंगे।